इंसान को अपनी कामयाबी पर गुमान तब तक ही रहता है जब तक उसे ये एहसास न हो जाए कि उसकी तरक्की के पीछे किसी के खून और पसीने की गंध छिपी है। एक बेटा जिसे अपने बाप के देहाती होने पर शर्म आती थी, उसने अपनी शादी के मंडप से ही अपने पिता को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। पर वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि वही बेटा आज उसी बाप की चिता की राख में अपनी माफी ढूंढ रहा है। वह शाम भी और शामों की तरह ही ढल रही थी, लेकिन रामनाथ के दिल में आज एक अजीब सी बेताबी थी। रामनाथ एक ऐसा नाम जो एक गांव के, नहीं वह कोई नेता था ना ही वो अमीर आदमी था। वह तो बस एक मामूली सा किसान था जिसके हाथों की लकीरें खेत की मिट्टी में मिलकर और भी गहरी हो गई थी। उसके चेहरे पर उम्र की झुर्रियां नहीं बल्कि एक कठिन और संघर्षपूर्ण जीवन की गवाही देने वाली कहानी लिखी थी। उसकी आंखें दूर खेत की पगडंडी पर टिकी थी। सूरज की आखिरी किरणें पसीने से भीगे उसके माथे को छूकर गुजर रही थी। रामनाथ के मन में एक ही सपना था, एक ऐसा सपना जिसने उसे हर मुसीबत से लड़ने की ताकत दी थी। उसका बेटा आकाश। रामनाथ की पत्नी सरला अब इस दुनिया में नहीं। जब वह गुजरी तो रामनाथ को लगा कि उसकी दुनिया उजड़ गई है, लेकिन फिर उसने आकाश के छोटे छोटे हाथों को थामकर एक नई कसम खाई थी। वह अपने बेटे को इस गरीबी और पिछड़ेपन से बाहर निकालेगा। वह उसे एक बहुत बड़ा इंसान बनाएगा। और शुरुआत से ही आकाश भी पढ़ाई में बहुत तेज था। रामनाथ ने यह भाप लिया था। उसने अपनी हर जरूरत को दरकिनार कर दिया। उसके पास बस कुछ एकड़ जमीन थी और एक पुरानी साइकिल जो शायद उसके सपनों की तरह जर्जर हो चुकी थी, लेकिन उसके हौसले कभी नहीं टूटे। गांव वालों के लिए रामनाथ एक मिसाल बन गया था। लोग अक्सर उसे टोकते थे, रामनाथ इतना मत खटो, थोड़ा आराम भी कर लो, लेकिन वह बस मुस्कुरा देता था। उसका जवाब हमेशा यही होता, जब मेरा आकाश कलेक्टर बनेगा तब आराम ही आराम है। जब आकाश 12वीं कक्षा में था तब एक साल भयानक सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गई, खेत प्यास से तड़पने लगे। रामनाथ के सामने एक गहरा अंधेरा छा गया। आकाश की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे। उस वक्त रामनाथ ने अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी 2 बैलें बेच दी। गांव वाले अवाक रह गए। बैलों के बिना खेती करना नामुमकिन था, लेकिन रामनाथ ने अपनी पीठ पर ही जुआ रखकर खेत जोतना शुरू कर दिया। उसकी इस मेहनत ने न केवल आकाश को पढ़ाई जारी रखने में मदद की, बल्कि उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। वह जानता था कि यह मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आकाश ने 12वीं में अच्छे नंबर लाए और उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। वह रामनाथ की एक बड़ी जीत थी, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी चुनौती भी थी। शहर की पढ़ाई, हॉस्टल का खर्च, ये सब उसकी कमाई से कहीं ज्यादा था। रामनाथ ने आकाश को शहर भेजते वक्त उसे अपने पास बुलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। उसने आकाश के हाथ में कुछ पैसे रखे और कहा, आकाश शहर जा रहे हो, वहां मन लगाकर पढ़ना। कभी ये मत सोचना कि पैसे नहीं है, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। आकाश ने पिता के पैर छुए और वादा किया कि वह उसका नाम रोशन करेगा। आकाश के शहर जाने के बाद रामनाथ की जिंदगी और भी कठिन हो गई। वह अब दिन रात मेहनत करता, दिन में खेतों में काम करता, रात को गांव वालों के रईस के घर रखवाली का काम करता। उसकी नींद उड़ गई थी, उसका शरीर थककर चूर हो जाता था, लेकिन उसके मन में एक ही आस थी, आकाश की चिट्ठी। आकाश शहर से अक्सर चिट्ठी लिखता, जिसमें वह अपनी पढ़ाई और शहर की जिंदगी के बारे में बताता। रामनाथ उन चिट्ठियों को कई बार पढ़ता, भले ही उसे पढ़ना न आता हो। वह गाँव के मास्टर जिसे उन चिट्ठियों को पढ़वाता और हर बार उसकी आंखों में आंसू आ जाते। जैसे जैसे साल बीतते गए, आकाश की पढ़ाई का खर्च बढ़ता ही गया। शहर की हवा ने आकाश के सपनों को और भी बड़ा कर दिया। रामनाथ को हर महीने ज्यादा पैसे भेजने पड़ते। एक दिन रामनाथ को पता चला कि आकाश को कोचिंग के लिए और भी पैसे की जरूरत है। रामनाथ के पास अब कुछ नहीं बचा था, बस एक छोटा सा घर और वो कुछ एकड़ जमीन। गाँव का एक अमीर साहूकार काफी समय से उसकी जमीन पर नजरें गड़ाए बैठा था। उसने रामनाथ को जमीन बेचने का प्रस्ताव दिया। रामनाथ के लिए उसकी जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वह उसकी जान थी, उसके पुरखों की याद थी, उसकी पहचान थी। लेकिन आकाश के सपनों के आगे उसे यह भी कुर्बान करना पड़ा। रामनाथ ने अपनी जमीन साहूकार को बहुत कम कीमत पर बेच दी। जब उसने जमीन के कागजों पर अंगूठा लगाया तो उसे लगा जैसे उसने अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया हो। वह रात भर फूट फूट कर रोया, लेकिन अगले ही दिन उसने वो पैसे आकाश को भेज दिए। अब रामनाथ के पास एक छोटा सा घर था और एक उम्मीद। वह गाँव
में मजदूरी करने लगा। जो हाथ कभी दूसरों को काम देते थे वे अब दूसरों के आगे काम मांगते हैं, लेकिन उसे कोई शर्म नहीं थी। वह बस आकाश के बड़ा आदमी बनने का इंतजार कर रहा था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। रामनाथ अब और भी बूढ़ा हो चला था। उसके हाथों की खाल लटक गई थी और आंखों की रोशनी धुंधली पड़ने लगी थी। पर एक चीज जो साफ थी वो थी आकाश की कामयाबी की खबर। आकाश ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और शहर की एक नामी कंपनी में उसे बहुत बड़ी नौकरी मिल गई थी। जब गांव में यह खबर पहुंची तो रामनाथ की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने फटे हुए कुर्ते में ही पूरे गांव के बतासे बांटे। उसे लगा कि उसकी बरसों की तपस्या सफल हो गई। अब वो दिन दूर नहीं जब उसका बेटा उसे लेने आएगा और उसे उस नरक जैसी गरीबी से बाहर निकालेगा। लेकिन शहर की हवा ने आकाश को अंदर से बदल दिया था। वहाँ की ऊंची इमारतें और रईस दोस्तों के बीच उसे अपने पिता की फटी धोती और देहाती अंदाज में शर्म आने लगी थी। उसने गाँव आना कम कर दिया। पहले महीने में एक बार आता था, फिर 6 महीने में एक बार, और अब तो बस साल भर में एक फोन आ जाता। रामनाथ रोज शाम को घर की दहलीज पर बैठता, हाथ में वही पुरानी लाठी और कानों में बस सड़क पर गुजरती गाड़ियों की आवाजें। उसे लगता शायद किसी गाड़ी में उसका आकाश उतरेगा और कहेगा, बापू अब बहुत काम कर लिया, अब चलो मेरे साथ। एक दिन रामनाथ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। फेफड़े में संक्रमण हो गया। शायद सालों तक धूल और धुएं में मजदूरी करने का नतीजा था। पड़ोसी ने जोर दिया कि आकाश को फोन करो। रामनाथ ने कांपते हाथों से पीसीओ जाकर फोन लगाया। आकाश ने फोन उठाया, पर उसकी आवाज में वो अपनापन नहीं था। बापू मैं अभी बहुत बिजी हूँ, एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है, मैं आपको कुछ पैसे भिजवा दूंगा, आप डॉक्टर को दिखा लेना। रामनाथ के मुंह से बस इतना निकला, पैसे नहीं बेटा, बस एक बार शकल दिखा देता। पर उधर से फोन कट चुका था। रामनाथ को पैसे से ज्यादा उस आवाज की जरूरत थी जो कभी बचपन में उसे बापू बापू कहकर पुकारती थी। आकाश की शादी की खबर रामनाथ को गांव के दूसरे शख्स से मिली। उसे गहरा धक्का लगा। उसका अपना बेटा, जिसके लिए उसने अपनी जमीन बेच दी, अपनी आंखें फोड़ ली, उसने अपनी शादी में पिता को बुलाना भी जरूरी नहीं समझा। रामनाथ चुपचाप शहर पहुंचा। हाथ में एक छोटा सा थैला था जिसमें गांव के शुद्ध घी के लड्डू और कुछ पुराने कपड़े थे। वह उस आलीशान होटल के बाहर खड़ा था जहां शादी हो रही थी। दरबान ने उसे भिखारी समझकर रोकने की कोशिश की, पर रामनाथ ने गिड़गिड़ा कर कहा, मैं दूल्हे का बाप हूँ। अंदर जाकर जब उसने आकाश को देखा तो उसकी आंखें भर आई। आकाश सूट बूट में किसी राजकुमार जैसा लग रहा था। रामनाथ आगे बढ़ा, बेटा आकाश। आकाश ने पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि एक दहशत थी। उसके साथ उसके अमीर ससुर और रईस दोस्त खड़े थे। आकाश ये कौन है? उसके ससुर ने पूछा। आकाश की जुबान लड़खड़ाई। उसने रामनाथ की तरफ देखा। मैले कपड़े, फटी हुई चप्पल और कांपता हुआ शरीर। अपनी इज्जत बचाने के लिए आकाश ने वो कह दिया जिसकी उम्मीद किसी के पत्थर दिल के लिए भी नहीं की जा सकती थी। ये हमारे गांव के पुराने नौकर है, शायद बधाई देने आए हैं। रामनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने को खंजर से चीर दिया हो। जिस बेटे को उसने अपनी पहचान दी उसी ने उसे नौकर कह दिया। रामनाथ ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने हाथ का वो थैला वही जमीन पर रख दिया और बिना पीछे मुड़े होटल से बाहर निकल आया। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे थे, क्योंकि शायद उसके अंदर का सब कुछ सूख चुका था। वह वापस अपने उस वीरान घर में आ गया जहाँ सिर्फ सरला की एक पुरानी तस्वीर और दीवारों पर आकाश के बचपन की निशानियां थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। गांव वालों ने पूछा तो बस इतना कहा, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है, अब उसे मेरी जरूरत नहीं है। शहर के उस आलीशान होटल के वापस आने के बाद रामनाथ अब वो इंसान नहीं रहा था जो कभी अपनी गरीबी में भी मुस्कुराता था। गांव की चौपाल जहां वह कभी गर्व से आकाश के किस्से सुनाता था, अब वहां जाने से भी उसे डर लगने लगा। उसे लगता है कि हर किसी की आंखों में एक ही सवाल है, रामनाथ तुम्हारा बेटा तुम्हें साथ क्यों नहीं ले गया? उसने खुद को अपनी छोटे से कच्चे घर में कैद कर लिया। सरला की तस्वीर के सामने घंटों बैठा रहता और बस यही सोचता कि उसने कहाँ गलती की। क्या उसने आकाश को बहुत ज्यादा सुख दे दिया या फिर उसे इंसानियत सिखाना भूल गया? रामनाथ के पास अब न जमीन थी, न बैल और न ही वो बेटा जो उसकी लाठी बनने वाला था। उसने कांपते हाथों में अब सिर्फ एक पुरानी माला थी और आंखों में धुंधलापन। गांव के लोग अब उसे दया की नजरों से देखते और यही दया रामनाथ के लिए जहर के समान थी। शहर में आकाश अपनी नई जिंदगी पूरी तरह रम चुका था। उसकी शादी एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी तान्या से हुई थी। आकाश के पास अब बहुत बड़ी गाड़ी थी, बंगला था और नौकर की फौज थी, लेकिन उस घर में सुकून नाम की कोई चीज नहीं थी। तान्या को सिर्फ दिखावे और पार्टियों से मतलब था। आकाश को अक्सर महसूस होता कि जिस इज्जत के लिए उसने अपने पिता को ठुकराया था वह इज्जत भी कितनी खोखली
दुखी है। उसके ससुर उसे हमेशा नीचा दिखाते और एहसास कराते कि आज वह जो कुछ भी है उनकी बदौलत है। एक रात अपनी आलीशान बालकनी में खड़े होकर आकाश ने नीचे सड़क पर एक बूढ़े मजदूर को देखा जो अपने बेटे के साथ सूखी रोटी बांटकर खा रहा था। उन दोनों के चेहरे पर जो संतोष था वो आकाश के पास करोड़ों रुपए होकर भी नहीं थे। उस पल उसे अपने बापू की याद आई, लेकिन उसका अहंकार अभी भी बहुत बड़ा था। उसने सोचा, बापू को पैसे तो भेज ही देता हूँ, गांव में ऐसे रह रहे होंगे। कहते हैं कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंग बनने में देर नहीं लगती। आकाश की कंपनी एक बड़ा घोटाला हुआ। इल्जाम आकाश पर आया क्योंकि सारे कागजों पर उसके दस्तखत थे। रातों रात उसकी शोहरत मिट्टी में मिल गई। उसके ससुर जिन्होंने उसे अपना बेटा कहा था, सबसे पहले पीछे हट गए। उन्होंने अपनी बेटी तान्या को भी अपने साथ ले जाने का फैसला किया। आकाश, मैंने तुमसे शादी अपनी हैसियत के लिए की थी, एक मुजरिम के साथ रहने के लिए नहीं। तान्या के ये शब्द आकाश के कानों में वैसे ही चुभ चुके जैसे शब्द कभी रामनाथ को चुभे थे। बंगला बिक गया, गाड़ियां जब्त हो गई। जो दोस्त कल तक उसके साथ महफिलों में बैठते थे उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। आकाश अब सड़कों पर था। आकाश के पास अब न पैसा था, न सुख और न ही कोई अपना। अब वह छोटे से सड़े हुए कमरे में रहने को मजबूर हो गया। भूख और अपमान से उसने अपने अंदर तक तोड़ दिया था। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खोया है। उसे याद आया कि वो दिन जब उसके बापू ने उसे पढ़ाने के लिए खुद बैल बनकर खेत जोता था। उसे याद आई वो फटी धोती जिसे देखकर उसे शर्म आई थी, लेकिन उसी धोती के पसीने ने उसे कलेक्टर की पढ़ाई करवाई थी। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे लगा कि शायद यही उसके पापों का दंड है। उसने तय किया कि वह गांव जाएगा, बापू के पैरों में गिरकर माफी मांगेगा और फिर वही पुरानी जिंदगी जिएगा। आकाश के पास गांव जाने के लिए बस एक पैसे भी नहीं थे। उसने अपनी घड़ी और कुछ बचे हुए कपड़े बेचकर टिकट खरीदा। पूरे रास्ते उसकी आंखों में आंसू नहीं रुके। वह बस यही दुआ कर रहा था, हे भगवान, बस बापू को सही सलामत रखना, मुझे बस एक बार उनसे माफी मांगने का मौका दे देना। लेकिन क्या वक्त उसे माफी का मौका देगा? गांव की गलियां वही थी, पर माहौल कुछ बदला बदला सा था। आकाश जब बस से उतरा तो उसके पैर कांप रहे थे। वही धूल भरी पगडंडी जिसे वह कभी अपने बापू का हाथ पकड़कर चलता था, आज उसे काटने को दौड़ रही थी। उसने अपनी चेहरा एक फटे अंगोछे से छिपा लिया था, क्योंकि जिस कलेक्टर बनने का गुमान उसे था, आज वह एक हारे हुए जुआरी की तरह लौट रहा था। जैसे जैसे वह अपने घर की ओर बढ़ रहा था, उसे लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। गांव के मंदिर के पास बैठे कुछ बुजुर्ग ने उसे नहीं पहचाना, पर उनकी बातें आकाश के कानों में गरम शीशे की तरह उतरी। बेचारा रामनाथ जीते जी मर गया। औलाद ऐसी हो तो दुश्मन की क्या जरूरत। आकाश अपने घर के सामने पहुंचा। वह घर जिसे अपनी झोपड़ी कहकर ठुकरा दिया था, आज उसे महल से भी ज्यादा कीमती लग रहा था। पर घर की मंजर देख उसका कलेजा मुंह को आ गया। आंगन में घास उगी थी, तुलसी का पौधा सूखकर काला पड़ चुका था और मुख्य दरवाजे पर एक जंग लगा हुआ ताला लटक रहा था। बापू, बापू, आकाश चिल्लाया, पर आवाज में सिर्फ उसकी अपनी आवाज की गूंज वापस आई। पड़ोस की चाची बाहर निकली। आकाश को पहचानते ही उनकी आंखों में नफरत और तिरस्कार तैर गया। उन्होंने बिना कुछ कहे पास के पीपल के पेड़ की ओर इशारा कर दिया, जहां गांव का शमशान था। आकाश पागलों की तरह शमशान की ओर भागा। वहां एक ताजा राख का ढेर था, जिस पर कुछ फूल बिखरे हुए थे। गांव के मास्टर जी वहीं बैठे थे। आकाश को देखते ही वे फपक पड़े। देर कर दी बेटा, बहुत देर कर दी। जिस इज्जत के लिए तुम पीछे भागे, उसी ने तुम्हारे बापू की जान ले ली। होटल से लौटने के बाद उसने एक दाना तक नहीं चखा, बस पानी पीकर तुम्हारी तस्वीर देखता रहा था। मास्टर जी ने एक पुराना लोहे का छोटा संदूक आकाश की ओर बढ़ाया। रामनाथ ने मरते वक्त यह मुझे दे दिया था और कहा था कि अगर बेटा कभी आए तो उसे ये दे देना। उसने मुझसे कोई शिकायत नहीं की। आकाश बस एक आखिरी दुआ मांगी। आकाश ने कांपते हाथों से वो संदूक खोला। उसे लगा था उसमें शायद उसकी पढ़ाई के बचे हुए कुछ पैसे होंगे या बापू की कोई पुरानी चीज, पर अंदर जो था उसे देखकर आकाश दहाड़े मारकर रोने लगा। एक पुरानी फटी हुई धोती जिसे रामनाथ ने कभी नया नहीं खरीदा था, ताकि आकाश की कॉलेज की फीस भरी जा सके। आकाश की बचपन की पहली चप्पल जिसे रामनाथ ने बरसों तक संभाल कर रखा था। एक कागज का टुकड़ा जिस पर गांव के मास्टर जी से लिखवाया गया था एक संदेश, बेटा आकाश, मुझे पता है कि शहर से बड़े लोग में बीच रहने के लिए साफ सुथरे रिश्ते चाहिए होते हैं। तुम्हारी इज्जत खराब ना हो इसलिए खुद ही मैं दुनिया से जा रहा हूँ। अपनी माँ के गहने मैंने साहूकार से छुड़ा लिए थे, वो इस संदूक के नीचे दबे हैं। अपनी पत्नी को दे देना। खुश रहना बेटा, मैं तुम्हें कभी नौकर नहीं लगा। तुम तो मेरा वो सपना थे जिसे मैंने अपनी आंखों से सच होते देखा। आकाश वही राख के ढेर पर गिर पड़ा। उसे महसूस हुआ
हुआ कि जिसे वह बोझ समझ रहा था वो दरअसल वो नींव था जिस पर उसकी पूरी जिंदगी खड़ी थी। उसने करोड़ों कमाए पर वो एक पिता की दुआ नहीं कमा पाया। कहते हैं कि उसके बाद उसकी आकाश कभी शहर वापस नहीं गया। उसने अपनी सारी बची कुची जमा पूंजी से गांव में एक वृद्धा आश्रम बनवाया जिसका नाम रखा रामनाथ सदन। आज भी उस आश्रम के दरवाजे पर एक बूढ़े बाप की तस्वीर लगी है और नीचे लिखा है, आपने सपनों का बोझ कभी उन कंधों पर मत डालना जिन्होंने तुम्हें चलना सिखाया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह पिता की दर्दनाक कहानी आपको अच्छी लगी होगी और कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।